Hello students, welcome to my channel Samradh Classes. Today we will study respiration in organisms. Respiration means श्वसन, organisms जीव यानी कि जीवों में श्वसन. ठीक है. अगर स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली जो भी नई वीडियो होगी वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए. चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. One day Bujo was the early waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. ठीक है, यानी कि एक दिन बूजो यानी किसी का नाम है उसके अंदर, तो बूजो अपने ग्रैंड पेरेंट्स है उसको आने का इंतजार कर रही थी जो 1 साल बाद आ रहे थे. तो बूजो को बहुत ही उनके आने की बहुत ही जल्दी थी, इसलिए वह उन्हें लेने के लिए बस स्टॉप पर चली जाती है. तो ही रन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन ए फ्यू मिनट. तो वो जल्दी से दौड़कर बस स्टॉप पर पहुंचती है कुछ ही मिनटों में. तो ही वाज ब्रीथिंग रैपिडली, तो जोर से वो सांस लेने लगती है. उसके ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि तुम इतनी जोर से क्यों हाफ रही हो. ठीक है. बूजो टोल्ड हर टू दैट द केम रनिंग ऑल द वे. बूजो ने बताया है कि वह पूरे रास्ते दौड़ते हुए आई है. बट द क्वेश्चन गोट स्ट्रक इन हिज माइंड. ही वंडर व्हाई रनिंग makes a person breathe faster. The answer to Bujo question lies in understanding why we breathe. Breathing is a part of respiration. Let us learn about the respiration. तो बुजो ने सोचा कि मैं दौड़ते हुए आई हूँ तो मैं हाफ क्यों रही हूँ, यानी कि जोर से सांस क्यों ले रही थी. उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि हम क्यों सांस लेते हैं, और जैसे सांस लेते हैं तो जो दौड़ते हैं तो जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं, हाफ में क्यों लग जाते हैं. ओके, तो आज हम इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. फर्स्ट यानी कि व्हाई डू वी रेस्पायर. तो इसके अंदर हम चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जीव है, आर मेड ऑफ द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल्स कॉल्ड सेल. यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो यूनिट है कॉल्ड सेल्स, उसे सेल कहते हैं. तो सेल क्या है? ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सेल मीन्स कोशिका. तो कोशिका है एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जीवों की. Each cell of an organism performs certain function such as nutrition, transport, excretion and the reproduction. तो हर एक सेल जो ऑर्गेनिज्म की वो क्या फंक्शनल परफॉर्म करती है कि न्यूट्रिशन करती है, उसी से ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सक्रेशन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है. टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड एनर्जी even when we are eating, sleeping, reading, we required energy. कि सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है. ठीक है, आवश्यकता होती है. हम खाते हैं, सोते हैं और पढ़ते हैं, इन सब में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. बट वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम. लेकिन जो एनर्जी होती है, इनकी ऊर्जा होती है, वो कहाँ से आती है. कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली. द फूड हैज स्टोर एनर्जी वट इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. क्या आप पेरेंट्स से यानी कि जान सकते हो कि जो रेगुलरली जो हम खाना वगैरह खाते क्या उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, या फिर जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, ये सब क्वेश्चन होते हैं. तो उसके अंदर देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, फूड से लेते हैं. तो ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग में से जो सांस लेते हैं तो वी ब्रीथ इन एयर. हम हवा में सांस लेते हैं. तो यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन. आप जानते हो कि हवा के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है. वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड. और जब सांस छोड़ते हैं, आउट ब्रीथ आउट मीन्स सांस छोड़ना, तो उसके अंदर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. द एयर वी ब्रीथ इन द ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल्स. हम ब्रीथ करते हैं तो एयर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है बॉडी के ऑल पार्ट्स के अंदर, जिसमें यानी कि सेल्स भी अल्टीमेटेड होती है. इन इट द सेल्स, यानी कि सेल में ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. यानी कि ऑक्सीजन क्या करती है, जो हम खाना खाते हैं फूड को ब्रेक डाउन कर देती है. ठीक है, यानी कि छोटे भागों में बांट देती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द सेल, सेल के अंदर खाने का ब्रेक डाउन हो जाना और फिर उसमें एनर्जी रिलीज होती है, इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है. सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. सेलुलर रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म की जितनी भी सेल होती है उन सब के अंदर होता है. इन द सेल, सेल में द फूड
किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, इज ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रोक डाउन हो जाता है, एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, और वाटर और ऑक्सीजन का यूज होता है। व्हेन ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ द ऑक्सीजन इट कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। ठीक है। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होगा, यानी कि बिना ऑक्सीजन की में ब्रेक डाउन होगा फूड, वो कहलाएगा एनोरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे यहाँ पर ये आपको रिएक्शन करके दिखा रखी इक्वेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज है, जब ब्रेक डाउन होगा फूड तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे ये ग्लूकोज है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ग्लूकोज क्या है, फूड है, यानी कि फूड ग्लूकोज की फॉर्म है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन का यूज होगा, तो क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। ठीक है, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, वाटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यू शुड नो दैट देयर आर द सम ऑर्गेनिज्म सच यीस्ट, यानी कि यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जो कैन सर्वाइव द एब्सेंस ऑफ एयर, जो एयर के अंदर बिना एयर यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रह सकता है, इसको क्या कहते हैं, एनारोबिज। ठीक है, ये एनारोबिज है। यहाँ पे देखो एन एरोबिज, एन आ गया तो इट्स मीन्स यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक मीन्स यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में होगा। दे गेट एनर्जी थ्रू एनोरबिक रेस्पिरेशन, तो उसके अंदर जो एनर्जी किससे मिलती, थ्रू एनोरबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द एल्कोहल, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है एल्कोहल में। देखो यहाँ पे ये रिएक्शन है, ग्लूकोज हो गया कि फूड की फॉर्म है, ठीक है, तो विदाउट ऑक्सीजन यूज, तो इसमें क्या होगा, एल्कोहल, CO2 और प्लस एनर्जी। और हमारे यहाँ पे एल्कोहल की जगह क्या बन रहा था, जो ऑर्गेनिजम्स अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये क्या है, एनोरोबिक, तो एनोरोबिक में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, और एरोबिक में यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, यानी कि यीस्ट के बारे में बता रखा है कि यीस्ट आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो यीस्ट है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। दे आर रेस्पायर, ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, एनारोबिकल, ठीक है, एनारोबिकली है। ड्यूरिंग द प्रोसेस यील्ड एल्कोहल, दे आर द देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड द बियर, ये बियर और वाइन बनाने में यूज किया जाता है यीस्ट का। आवर मसल्स सेल कैन ऑल्सो रेस्पायर anaerobically but only for a short time when there is a temporary deficiency of oxygen. During heavy exercise, fast running, cycling, walking of many hours or heavy weight lifting, the demand of energy is the high, but the supply of oxygen to प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। देखो यहाँ पे क्या कर रखा है कि हमारी जो मसल्स होती है जो रेस्पायर करती है एनोरोबिकली के अंदर, तो क्या करती है, शॉर्ट टाइम के अंदर करती है, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन एक छोटे समय के लिए जब हम टेम्परेरी एक या डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की। लेकिन उसी तरह से अगर कोई हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे साइकिल वगैरह चलाते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड हो जाती है, यानी कि एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, उसके अंदर यानी कि द एनोरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द एनर्जी। क्या एनोरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या चाहिए, मसल्स को की डिमांड चाहिए एनर्जी की। तो यहाँ पे क्या देखो, ग्लूकोज है, ठीक है, मसल्स के अंदर, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या बनाती है, लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी। ठीक, ये वाली यहाँ पे आपके डायग्राम में दिखा रखा है, ये एक्सरसाइज या वॉकिंग वगैरह करता है तो इसके अंदर यहाँ पे जैसे मसल्स वगैरह दिखा रखी है। ठीक है, इसमें हैव यू एवर वंडर वाई यू गोट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। आप देखते हो जो हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स के अंदर थोड़ा पेन यानी कि थकान सी महसूस होती है आपको। देन क्रम्प्स अकर्स व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनोरोबिकली। ठीक है, तो क्या होती है जब मसल सेल्स रेस्पायर करती है एनोरोबिकली, यानी कि एब्सेंस हो जाती है ऑक्सीजन की। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, और जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज वो किस में चला जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर। अभी बताया था मैंने आपको, द अक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड काज मसल्स क्रैम्प, वी गेट रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ ए मसाज। यानी कि हमारी मसल्स जब पेन करना स्टार्ट कर देती है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी मसल्स में यानी कि पेन सा हो रहा है, एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, दुख रही है थोड़ी, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर यानी कि गर्म पानी से सिकाई वगैरह करते हैं या मसाज वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा रिलीफ फील होता है बाथिंग वगैरह करने के बाद भी। तो इसमें क्या होता है कि द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल सेल्स, इनके जो मसल सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो क्या आती है, बढ़ जाती है।
ऐसा करने से। तो इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन लैक्टिक एसिड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। तो मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या था, लैक्टिक एसिड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब इंक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन तो यहाँ पे CO2 बन जाएगा। ठीक, एंड प्लस वाटर और एनर्जी। लेकिन यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बन रहा है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ओके, दैट्स क्लियर। ब्रीथिंग, अब देखो ब्रीथिंग मीन्स यानी कि सांस लेना। ठीक है, ये आप एक एक्टिविटी कर सकते हो, यानी कि क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली, लुक एट ए वॉच, वाई what did you feel after some time, how long were you able to keep the both of them closed। यानी कि आप अपने नाक को बंद करके, आप अपनी सांस को रोक के और अपनी टाइम नोट कर सकते हो, कि आप अपना सांस रोक के देख सकते हो कि आपने कितनी देर तक सांस रोका, और फिर अपनी वॉच के अंदर टाइम देखो कि आपने कितनी देर तक रोका, फिर उस टाइम को नोट करो। उसी तरह से दूसरे स्टूडेंट्स वगैरह भी आपस में, तो इस तरह से नोट करके देखो कौन कितनी देर तक सांस रोक सकता है। ठीक है, इस तरह से तो फिर आप उसमें देख सकते हो कि आप ज़्यादा लंबे समय तक सांस नहीं रोक सकते, बस फ्यू मिनट तक ही, कुछ या कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सेकंड तक ही सांस रोक सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बगैर सांस लिए, यानी कि बगैर ऑक्सीजन से कि बगैर हम नहीं रह सकते। ठीक, तो इसके अंदर जो ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड। जब सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम उसके अंदर हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, ये विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द इनहेलेशन। यानी कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेना, यानी कि सांस लेना, इनहेलेशन कहलाता है। एंड गिव आउट ऑफ द रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज द एक्सहेलेशन। यानी कि CO2 को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन। ठीक है, इट इज ए कंटिन्यूसली प्रोसेस, यानी कि ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि चलता रहता है ये प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ, यानी कि जीवन, जब ऑर्गेनिज्म की पूरी जीवन में। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथिंग इन ए मिनट इज टर्म एज द ब्रीथिंग रेट। ठीक है, यानी कि किसी भी इंसान के द्वारा 1 मिनट में कितने नंबर, यानी कि कितने टाइम सांस लिया जाता है, वो ब्रीथिंग रेट कहलाता है। ठीक है, यानी कि मान लो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं हम, 60 बार लेते हैं या 20 बार, 25 बार। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ब्रीथिंग रेट कहलाता है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस द अल्टरनेटली। यानी कि जब ब्रीथिंग करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ए ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। यानी कि जब भी हम सांस लेते हैं तो फिर 1 इनहेलेशन करते हैं तो 1 एक्सहेलेशन, यानी कि सांस लेते हैं तो हम उसके बाद तुरंत 1 छोड़ते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। ठीक, ये आपकी मैं एक्सरसाइज करके दिख रही है, सांस रोक के दिखा रखा हम कितनी देर तक रोक सकते हैं, और उस पर फिर टाइम नोट करते हैं कि कितनी देर तक हम रह सकते हैं बगैर सांस लें। डू यू लाइक फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट, यानी कि क्या आप अपने ब्रीथिंग रेट को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी ब्रीथिंग रेट को यानी कि नोट कर सकते हो। आप एक वॉच के अंदर जैसे टाइम नोट करो 1 मिनट के अंदर, और फिर देखो आपने कितना देर तक सांस, कितनी सांसें ली। ठीक है, उसके अंदर अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, और आपने कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हुई आपके अंदर। ठीक, एंड चेंज अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन बाय द बॉडी एंड फाइंड आउट बाय द डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस तरह से आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग ही, कि जनरली आप क्या करोगे, वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, हाउएवर इफ यू ट्राई टू कैन काउंट योर रेट ऑफ द ब्रीथिंग इन एंड आउट नॉर्मली, फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन ए मिनट। आप नोट कर सकते हो कि 1 मिनट के अंदर आपने कितनी सांस ली और कितनी सांस आपने छोड़ी। ठीक है, वो आप टाइम नोट कर सकते हो एक्सहेल का और इनहेल का, इनके लेने का और छोड़ने का। उसी तरह से आप जैसे रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, चलते हो, तो चलने के बाद भी आप देख सकते हो कि चलने के बाद आपकी ब्रीथिंग कितनी है, यानी कि ज़्यादा हुई या कम हुई। रनिंग के बाद अपनी ब्रीथिंग कितनी हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन में आप अलग अलग टाइम नोट कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये टेबल दी हुई है उसमें नोट कर सकते हो। नेम ऑफ द क्लासमेट, या क्लासमेट में भी जो आपने कितना वो किया आपके साथ में जो है उन्होंने, तो नॉर्मल में कितना हुआ, आफ्टर बिक्स वॉक फॉर 10 मिनट आपने वॉकिंग की तब कितना हुआ, रनिंग में कितना हुआ, और एट रेस्ट में कितना हुआ। ठीक है, इस तरह से आप अपने टाइम नोट कर सकते हो। ऑन एन एवरेज में, यानी कि एन अडल्ट
ह्यूमन बीइंग रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स ए मिनट, यानी कि नॉर्मल के अंदर एक इंसान यानी कि 15 से 18 टाइम सांस लेता है 1 मिनट में। और ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज वगैरह जो करता है तो ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम पर मिनट, यानी कि पर मिनट 1 मिनट में 25 टाइम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वाइल वी एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, हम जल्दी सांस नहीं लेते, बल्कि वी आल्सो टेक डीप ब्रीथ, हम गहरी सांस भी लेते हैं। यूँ नहीं जल्दी जल्दी जैसे हाँफने लग जाते हैं, बल्कि उसके अकॉर्डिंग हम गहरी सांस लेते हैं। एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन, तो उसके अंदर इनहेल में क्या होती है, ऑक्सीजन ज्यादा जाती है। स्प्लाइड टू आवर सेल्स इज स्पीड, ये आपकी जो बता रखी थी, जो अभी एक्टिविटी थी पीछे, उसी का है। ठीक है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ द फूड वगैरह के अंदर एनर्जी जैसे रिलीज होती है, आप कितनी वो एक्सरसाइज करते वक्त आपका कितना जो ब्रीथिंग टाइम है, इस तरह से। उसके बाद एक्टिविटी आपकी 10.3 दे रखी है, इसमें कुछ वर्किंग दिखा रखा है कि स्लीपिंग में ब्रीथ रेट क्या है, वर्किंग में क्या है, रीडिंग में क्या है, क्लाइंबिंग के टाइम क्या है, ठीक है, वॉकिंग के वक्त क्या है, और रनिंग के अंदर क्या है। ठीक, इस तरह से आप ये अपनी नोट कर सकते हो, ये सारी आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हाउ डू वी ब्रीथ, यानी कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं। तो इसके अंदर लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब हम ब्रीथिंग का मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, यानी कि क्रियात्मक देखेंगे कैसे क्रिया करती है। नॉर्मली वी टेक इन द एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल व्हेन वी इनहेल एयर, यानी कि नॉर्मली होती है, यानी कि हम नाक से सांस लेते हैं हवा में। व्हेन वी इनहेल एयर, जब नाक में यानी कि हवा जाती है तो वी पास थ्रू आउट द नोस्ट्रिल इनटू द नसल कैविटी, तो नाक से किस में चल जाती है, नसल कैविटी के अंदर चली जाती है। ठीक है, फिर नसल कैविटी के अंदर जो एयर गई वो एयर किस में चली जाती है, उसके बाद हमारे लंग्स में पहुंच जाती है, और लंग्स के अंदर जो पहुंचेगी वो किसके थ्रू पहुंचेगी, विंड पाइप के थ्रू। ठीक है, जो विंड पाइप होता है, और फिर विंड पाइप के थ्रू लंग्स में जाएगी। तो लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और दिस कैविटी सराउंडेड बाय ए रिब इन द साइड, यानी कि ये जो कैविटी होती है चेस्ट कैविटी, इसके चारों तरफ यानी कि रिब्स होते हैं। ठीक है, ए लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड द डायफ्राम, ए लार्ज मस्कुलर जो सीट होती है वो कहलाती है डायफ्राम, फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक, अब मैं आपको ये एक डायग्राम में समझा देती हूँ। ये पूरी, ये देखो यहाँ पे हमारा डायग्राम है, इसके अंदर ये है नसल्स पैसेंजर। ठीक है, यानी कि नोज के 2 होल्स होते हैं, इनकी इसको नसल्स पैसेंजर, या नोस्ट्रिल से, ये नोस्ट्रिल कहलाती है नोज में, तो यहाँ से एयर जाती है तो यहाँ से नसल्स पैसेंजर में जाएगी। नसल पैसेंजर से यानी कई बार हम सांस क्या लेते हैं, ओरल कैविटी से लेते हैं, मुंह से भी सांस लेते हैं, तो ये हमारी ओरल कैविटी कहलाती है। तो यहाँ से भी ये भी यहीं पे कनेक्ट होता है, जहाँ पे ये वाला हमारा कहलाता है फेरिंग्स, यानी कि जिसको विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, ये फेरिंग्स जो अभी हमने पढ़ा विंड पाइप इसके अंदर, तो यहाँ से इनके फेरिंग्स को हम बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे इसमें से यहाँ से नसल से एयर पास होके फेरिंग्स से, और फिर ये आ गया हमारा ट्रैकिया से जाके फिर ये किस में चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। ये हमारे लंग्स है, जो आपको ये कलर दिखाई दे रहा है पिंकिश कलर का, ये लंग्स है। और जो इसके अंदर इस तरह से ये लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये हमारी रिब्स है। ठीक है, इसके अंदर तो ये रिब्स कहलाती है, यानी कि ये क्या है, केज ऑफ द रिब्स। ये तो लंग्स के सराउंडिंग ये क्या है, रिब्स है। तो इसके अंदर ये पूरी यहाँ से लंग्स में जाती है। जब हम सांस लेते हैं, कि हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर क्या जाएगी, ऑक्सीजन और CO2 दोनों मिक्स जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन लेंगे और फिर जाके फिर हम जब एक्सहेल करेंगे तो क्या करेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे इसके अंदर। तो हम सांस लेंगे तो एकदम से सांस लेने के अंदर क्या होगा, हमारा जो ये यहाँ पर लंग्स वगैरह ये पूरा क्या होगा, फूल जाएगा, यानी कि इसके अंदर एयर चली जाएगी। और फिर हम जैसे ही CO2 यानी कि बाहर निकालेंगे तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर रिलैक्स हो जाएंगे, हम रिलैक्स फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। तो जहाँ पे ये दिखा रखा है डायफ्राम एक्सहेल होगा तो डायफ्राम क्या होगा, मूव आउट हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, और ये क्या होगी, जो लंग्स है ये भी रिलैक्स हो जाएंगे। और जब हम सांस लेंगे यानी कि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह जो एयर आएगी तो उसके अंदर डायफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा प्रेशर होगा उसके अंदर, और ये क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा, यानी कि एयर से फुल हो जाएगा, तो इसका साइज क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम एक लंबी सांस लेके आप अपनी पाल्म को या थैली को यानी कि एब्डोमेन पर यहाँ पे रख के जैसे फील करके देख सकते हो। ठीक, तो ड्यूरिंग द ब्रीथिंग देयर आर द चेंज इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। ठीक है, ये हमारी चेस्ट कैविटी कहलाती है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जब सांस लेंगे
तो उसमें डायफ्राम यानी कि नीचे की तरफ चला जाएगा और ये सारा फुलफिल हो जाएगा, तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। और फिर जब सांस छोड़ते हैं तो इसके अंदर साइज इसका क्या होगा, कम हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे The air around us, the various type of the onward particles such as the smoke, dust, pollen, etc. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. हमारी एयर्स के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं एयर से तो एयर्स के अंदर जो अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर स्मोक भी होती है, डस्ट, पोलन एक्सेट्रा, ये सब। तो सांस लेने के साथ जो हवा के साथ हमारे अंदर ये डस्ट वगैरह भी चले जाते हैं नोज के अंदर। तो नोज के अंदर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं नसल्स कैविटी के अंदर, ये क्या करते हैं, हवा तो अंदर चली जाती है लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो हेयर में अटक जाते हैं, हेयर में अटक जाते हैं और फिर ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करते हैं हेयर से, यानी कि पास होकर अंदर की तरफ जाते हैं। तो हमारे अंदर जो नोजी के अंदर क्या होते हैं, इरिटेट और लाइनिंग ऑफ द कैविटी, यानी कि जो कैविटी की लाइनिंग होती है उसको इरिटेट यानी कि खुजली से होनी स्टार्ट होती है, इचिंग से हो जाती है उस टाइप से। तो उसके अंदर हमें क्या आती है, स्नीज यानी कि छींक आ जाती है। और जब हम छींक देते हैं तो छींकने के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो नोज से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, एयर्स के अंदर, यानी कि जो भी डस्ट वगैरह होती है वो बॉडी के अंदर नहीं जाती, वो बाहर आ जाती है। ठीक, तो इसीलिए टेक केयर यानी ध्यान देने को कहते हैं कि व्हेन यू स्नीज, यानी कि जब भी आप छींकते हो तो अपने मुंह को कवर करके रखो, क्योंकि जो पार्टिकल छींकते वक्त क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। जो पार्टिकल्स निकलते हैं तो यानी कि कवर कर लेंगे तो हाथ के ऊपर आ जाएंगे, वरना जो हमारे सामने अदर पर्सन होगा उसके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, इनको उसकी नोजी में जा सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है 10.4 के अंदर, टेक ए डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद ए मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या बता रखा है कि आप एक लंबी सांस लो और लंबी सांस लेने के बाद आप अपने चेस्ट को मेजर करो, नापो कि अपनी छाती का साइज यानी कि कितना बड़ा है। ठीक है, और छाती यानी कि सांस लेते तो फूल जाती है, तो कितना साइज आपका बढ़ गया यानी कि मैक्सिमम क्या हुआ, और जो चेस्ट का क्या साइज होगा, फिर उस आपको नोट करो। उसी तरह से फिर आप अपनी सांस को छोड़ो और छोड़ने के बाद फिर उसके बाद आप अपने नोट करो कि आपकी जो चेस्ट का साइज है वो कितना कम हुआ। तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, उसी तरह से आप एक एक्टिविटी दूसरी कर सकते हो आर्टिफिशियल, उसमें भी आप देख सकते हो कि एक प्लास्टिक की बोतल लो, देखो यहाँ पर आपकी दिखा रखा है, इसमें इस टाइप से आप एक प्लास्टिक की बोतल लो और बोतल लेके इसका जो लोअर पार्ट है इसको रिमूव कर दो। ठीक है, यानी कि इसको निकाल दो और ऊपर से एक यहाँ पे ये कोर्क लगाओ रबड़ का, और यहाँ पे एक वाई शेप की जो पाइप काटो और इसके अंदर यहाँ पे ऐसे नीचे से इसको ले जाके ऊपर की तरफ फंसा के कोर्क और यहाँ पे टाइट कर दो कि इसके अंदर यहाँ से एयर ना जा सके। थोड़ा इसको बाहर निकाल दो, इसके अंदर 2 बलून्स लगा दो। अब बलून्स लगा के यहाँ पे क्या है, एक रबड़ सीट लगा दो। ठीक है, और ये बलून्स हो गई, ये आपकी प्लास्टिक बोतल होगी। आप जो रबड़ सीट है यहाँ पे इस तरह से इसमें थोड़ा सा ये क्या होगा, यहाँ से ओपन होगा, तो आप इसको रबड़ सीट के थ्रू इसको थोड़ा सा खींच के इनकी पुल करके देखो। जो आप इसको पुल करोगे तो इसके अंदर देखोगे जो बाहर से एयर है वो अंदर की तरफ आएगी और जो बलून क्या है फूल रहे हैं। ठीक है, फिर आप छोड़ देते हो तो बलून में से फिर जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। तो आप सपोज कर लो ये आपके लंग्स है और ये आपकी विंड पाइप यानी कि फेरिंग्स है और यहाँ पे ये आपका नोज है। ठीक है, इसलिए आर्टिफिशियल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। उसी तरह से आप एक दूसरा इफेक्ट देख सकते हो। जैसे आप लोग सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो सांस लेते वक्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम सांस लेते वक्त क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, लेकिन हमारे मुंह से कुछ पानी की बूंदे से भी आती है। ठीक है, ये आप मिरर के आगे कर सकते हो, मिरर के आगे आप सांस छोड़ के देख सकते हो। तो मिरर की स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, थोड़े यानी कि धुंधलापन सा आ जाता है। आप उसको टच करोगे तो उसके अंदर क्या है, वाटर पार्टिकल्स दिखेंगे। तो उसमें क्या है, यानी कि आपने वाटर छोड़ा तो वाटर भी निकला उसके साथ में, यानी कि CO2 के साथ में। ठीक है, तो यानी कि गैस निकली। उसके अकॉर्डिंग एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है आपको, इफेक्ट ऑफ द एक्जेल, यानी कि एक्जेल यानी कि जो आपने छोड़ा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, उसका क्या इफेक्ट होता है। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आपने क्या किया, लाइम वाटर डाला। ठीक है, जो आपने एसिड बेस में पढ़ा था लाइम वाटर के बारे में, तो उसके अंदर फिर आप एक पाइप लो, पाइप लगाओ, यानी उसमें एक स्ट्रा लगा दिया आपने। अब उस स्ट्रा के ऊपर यानी कि आप फूंक मारो, जब फूंक मारोगे तो आपके मुंह से क्या निकलेगी, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर जाएगी। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, यानी कि क्या रिएक्शन होता है, इसके अंदर क्या देखोगे आप, बबल्स उठते हैं। ठीक है, इसमें तो ये भी आप इफेक्ट देख सकते हो।
अब देखो परसेंटेज, जो आप सांस लेते हो तो उसमें दो टाइप्स होते हैं कि इनहेल और एक्सहेल। तो इनहेल में आप क्या लेते हो, एयर से ऑक्सीजन लेते हो, तो उसमें 21% ऑक्सीजन जाती है और 0.04% क्या होती है, CO2 जाती है। जब एक्सहेल करते हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ में आपकी 16.4% क्या है, ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है। ओके, यह आपका गैसेज का दिखा रखा है। ब्रीथिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म, अब तक जो हमने पढ़ा वो था ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। अब ब्रीथिंग अदर ऑर्गेनिज्म, जो कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स है उसके अंदर किस टाइप से ब्रीथिंग होता है, जैसे गोट हो गया, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नैक, बर्ड्स, इन सब के अंदर यानी कि लंग्स से करते हैं या चेस्ट कैविटी किस टाइप से करते हैं ह्यूमन बींग। तो सबसे पहले दिखा रखा कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच यानी कि तिल चिट्टा जिसे आप बोलते हो कॉकरोच। तो कॉकरोच है स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, इस कॉकरोच की जो बॉडी के ऊपर होती है स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक है। जो स्मॉल ओपनिंग होती है ये सभी इंसेक्ट के ऊपर होती है, जितने भी इंसेक्ट वगैरह आता है, क्योंकि कॉकरोच भी एक इंसेक्ट के अंदर आता है। तो इसके अंदर जो ओपनिंग होती है वो कहलाती है स्पेरिकल्स। स्पेरिकल्स में छोटे छोटे जो छिद्र हो गए उसको बोलते हैं, ठीक। तो इंसेक्ट है नेटवर्क ऑफ द एयर ट्यूब्स इज कॉल्ड द ट्रैकिया। जो इंसेक्ट के अंदर एक नेटवर्क होता है एयर ट्यूब का, वो ट्रैकिया कहलाता है। ये है, ठीक है, ये नेटवर्क दिखा रखा है यहाँ पे, ये बना हुआ है इस तरह से। तो ये क्या है, ट्रैकिया होता है। तो ट्रैकिया ये जहाँ से हवा जाएगी, हवा मार्ग यानी कि वायु मार्ग कह सकते हो। इसके अंदर गैसेज क्या होती है, एक्सचेंज होती है। तो जो इंसेक्ट होते हैं वो गैस एक्सचेंज किससे करते हैं, ट्रैकिया के थ्रू, ठीक। यानी कि इसके अंदर लंग्स नहीं होते। ऑक्सीजन रिच एयर रसिस थ्रू द स्पेरिकल, जो ऑक्सीजन जो एयर्स के अंदर होती है वो किसके थ्रू जाएगी, इनके स्पेरिकल्स के थ्रू जाएगी इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर जाएगी, स्पेरिकल लेगा, जैसे हम नोज से लेते हैं उसी तरह इंसेक्ट स्पेरिकल से लेंगे और हमारे अंदर लंग्स में जाती है तो यहाँ पे ट्रैकिया में जाएगी। ट्यूब्स, जो ट्रैकिया होती है इनकी ट्यूब्स होती है, तो डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू, और फिर यही क्या करता है, बॉडी टिश्यू के अंदर डिफ्यूज कर देता है गैस को, और रीच एवरी सेल टू द बॉडी, और पूरी बॉडी सेल के अंदर पहुंचा देता है। उसी तरह से जो CO2 होती है, सेल्स गोज इनटू द ट्रैकिया ट्यूब्स एंड मूव आउट थ्रू द स्पेरिकल। CO2 भी यानी कि इसी के थ्रू जाएगी और फिर वो बाहर निकल जाएगी। ट्रैकिया फिर उसको बाहर छोड़ेगा, तो किसके थ्रू, यानी कि स्पेरिकल से बाहर चली जाएगी, ठीक है। जैसे हम नाक से लेते हैं और लंग्स के अंदर जाते हैं फिर छोड़ते हैं, तो नाक के थ्रू ही बाहर छोड़ देते हैं, वैसे ही स्पेरिकल्स होते हैं उसके थ्रू अंदर जाती है और फिर जो बाहर छोड़ेंगे तो ट्रैकिया यानी कि स्पेरिकल थ्रू इसमें बाहर छोड़ देगा। इस तरह से इंसेक्ट करते हैं, ठीक। ट्रैकिया एक ट्यूब्स की तरह होते हैं जो फाउंड ओनली इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट में पाए जाते हैं, अदर जो ग्रुप एनिमल्स में नहीं मिलते ये। नेक्स्ट अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ होता है। अर्थवॉर्म के बारे में, तो अर्थवॉर्म किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है, ये करता है स्किन के थ्रू। इसकी जो स्किन होती है उसके थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, यानी कि ब्रीथ करता है स्किन के थ्रू। तो विच इज द मॉइस्ट और द स्लिपरी, ये मॉइस्ट और स्लिपरी होता है। नेक्स्ट ब्रीथिंग अंडर द वाटर, अब जो वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ब्रीथिंग, देखो जो एनिमल्स जो भी वाटर के अंदर रहेंगे तो जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल होती है, जो ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर डिजोल होती है। तो वाटर के अंदर जो फिश होती है, तो फिश के अंदर लंग्स की जगह क्या होती है, गिल्स होते हैं, ठीक है, ये गिल्स हैं। तो जो फिश होती है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग करती है। तो ऑक्सीजन जो डिजोल होती है वाटर के अंदर, तो वाटर से ही ऑक्सीजन लेती है, वो भी किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू। तो गिल्स के साथ में ये ब्रीथिंग करती है। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, जो स्किन का प्रोजेक्शन होता है। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन द ब्रीथिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, ठीक है, इसके अंदर। नेक्स्ट प्लांट एंड रेस्पायरेशन, की प्लांट के अंदर, प्लांट को आपको पता है कि दे आल्सो टेक इन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट द CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द सेल्स। ऑक्सीजन इज यूज ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द अदर ऑर्गेनिज्म। प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली इन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव CO2 कार्बन। आपको पता है जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। तो जो सेल होती है वो हमारी जो सेल्स होती है उसको क्या ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इसके अंदर जो इनकी जो सेल होती है वो ऑक्सीजन का यूज करती है, ब्रेक डाउन कर देती है ग्लूकोज को इनके कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, एंड वाटर एज द अदर ऑर्गेनिज्म, जो हमारे अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन इनका क्या होता है, ऑर्गेनिज्म से प्लांट का उल्टा होता है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो करते हैं उसके थ्रू CO2 छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। Like all other living organisms, cell, plants and root cell also the oxygen generate the energy. Root take up the air from the air space present between the soil particles. जो plants के अंदर करते हैं ब्रीथिंग करते हैं वो इनके अंदर क्या होता है, जो रूट्स होती है, ठीक है, ये रूट्स का जो पार्ट है इसके अंदर ये एयर स्पेस होते हैं,
और ये इसके रूट हेयर्स होते हैं, ये इसके सोयल पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो सोयल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर स्पेस होते हैं, इन स्पेस के थ्रू ये गैसेज का एक्सचेंज करती है सोयल पार्टिकल्स के नीचे, ठीक है। यानी कि जो सोइल्स के अंदर अंदर रूट होती है, तो इसके अंदर इनसे पार्टिकल्स, एयर जो स्पेस होता है, इसके थ्रू ये गैसेज का एक्सचेंज करती है, ठीक। तो ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। इसके अंदर हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन जो ब्रीथिंग वगैरह ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कीवर्ड। कीवर्ड्स के अंदर देखो यहाँ पे फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स वायवीय श्वसन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो वायवीय श्वसन। एनारोबिक अवायवीय श्वसन। ब्रीथिंग रेट, रेट मीन्स दर, ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना, तो सांस लेने की दर। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन, ठीक है, इसको हम लिखेंगे कोशिकीय श्वसन। रेस्पिरेशन श्वसन और सेलुलर कोशिकीय, कोशिकीय श्वसन। डायफ्राम मध्यपट, एक्जेलेशन यानी कि सांस छोड़ना। गिल्स गलफड़ा या गलफड़े कह सकते हो आप इसको, जो फिश में होता है। लंग्स फेफड़े। इनहेलेशन सांस लेना। स्पेरिकल्स सांस लेने का छिद्र या आप इसको वायु मार्ग भी बोल सकते हो। ट्रैकिया वायुनली और रिब्स पसलियां, ठीक है। ये हो गए हमारे कीवर्ड्स। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।